भाभी, देखिए, मैं बाजार से आपकी पसंदीदा सब्जियां लाया हूँ। लीजिए, अब आप जाकर कुछ स्वादिष्ट बनाइए। रवि ने मुस्कुराते हुए कहा। भाभी, आप इस तरह उदास मत रहा कीजिए। उदास रहने से कोई फायदा नहीं। ऐसा करने से भैया वापस तो नहीं आएंगे। आप कब तक खुद को इस तरह दुख देती रहेंगी? सुमन ने आंखें झुकाते हुए कहा। तुम्हारे भैया को याद करने और अपने भाग्य को कोसने के सिवा मेरे पास और कोई रास्ता नहीं, रवि। भाभी, आप कब तक भैया को याद करके खुद को तकलीफ देती रहेंगी? और भाग्य को कोसना छोड़ दीजिए। हमारा नसीब हमारे हाथ में नहीं होता। सब कुछ ऊपर वाले के हाथ में है। आपको अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना होगा। भैया के जाने का दुख जितना आपको है, उतना ही मुझे भी है। रवि ने गहरी सांस लेते हुए कहा। भाभी, आप इस तरह दुखी रहेंगी तो भैया की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। वो आपसे बहुत प्यार करते थे। आपको इस तरह देखकर वो भी दुखी होंगे। सुमन की आंखें नम हो गईं। रवि, भगवान के आगे किसी का जोर चला है। जो उसने लिखा वही होता है। फिर उसने तुम्हारे भैया के साथ मेरी मौत क्यों नहीं लिख दी? क्यों मुझे उनकी याद में हर पल तड़पना पड़ रहा है? जब उन्होंने 7 जन्म साथ निभाने की कसम खाई थी, तो पहले ही जन्म में मुझे छोड़कर क्यों चले गए? मैं इस दुनिया की सबसे अभागी औरत हूं। अभी शादी को 6 महीने भी नहीं हुए थे और भगवान ने मुझसे मेरा सुहाग छीन लिया। भाभी, मैं काम पर जा रहा हूँ। आप कहाँ हैं? रवि ने घर में इधर उधर देखते हुए पुकारा। संगीत। भाभी, मैंने खाना बना दिया है, आप खा लीजिएगा। रवि ने रसोई में रखी थाली की ओर इशारा किया। तभी उसका ध्यान सुमन पर गया। अरे भाभी, आपको तो तेज बुखार है। चलिए, मैं आपको डॉक्टर के पास ले चलता हूँ। सुमन ने कमजोर आवाज में कहा। मैं ठीक हूं रवि, दवाई की जरूरत नहीं। तुम जाओ, काम पर देर हो जाएगी। भाभी, आपका शरीर आग की तरह तप रहा है। अगर देर हुई तो बुखार और बढ़ जाएगा। काम से ज्यादा आपकी सेहत जरूरी है। चलिए, जिद मत कीजिए। रवि ने सुमन का हाथ पकड़कर धीरे से उठाने की कोशिश की। नहीं रवि, मैं ठीक हूं, तुम जाओ। सुमन ने फिर इनकार किया। भाभी, आपकी तबीयत और बिगड़ जाएगी। चलिए, मैं साइकिल लाता हूं। रवि ने जल्दी से साइकिल निकाली और सुमन को सहारा देकर ले जाने लगा। रास्ते में रवि को उसका दोस्त सोहन मिला। अरे रवि, कहाँ जा रहा है इतनी जल्दी? सोहन, भाभी की तबीयत खराब है, दवाई लेने जा रहा हूँ, रवि ने चिंतित स्वर में कहा। सोहन ने हंसते हुए ताना मारा। अच्छा, रात को भाभी के साथ कुछ ज्यादा ही मस्ती कर ली, तभी बुखार आ गया है ना? सोहन, ये क्या बेहुदा बात कर रहा है? रवि का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। अरे, सही तो कह रहा हूं, तू इतना भड़क क्यों रहा है? जिंदगी तो तेरी मजे में कट रही है। बिना शादी के बीवी वाले सारे सुख भोग रहा है। तेरा भैया मर गया और इतनी सुंदर भाभी को तेरे हवाले छोड़ गया। सोहन ने पास खड़े अपने दोस्त राजू से हंसते हुए कहा। राजू ने भी हंसी में साथ दिया। हाँ रवि, तू तो असली मजे ले रहा है। तुम लोग जो बोल रहे हो वो हद से बाहर है। रवि ने गुस्से से दांत पीसे। अरे, सच्चाई कड़वी होती है भाई। अब तू किस किस का मुंह बंद करेगा? पूरे गांव में यही चर्चा है कि तुम दोनों का रिश्ता नाजायज है। तुम दोनों घर में मस्ती करते हो। न तुझे अपने भाई के जाने का दुख है, न इसको अपने पति का। बस, तुम दोनों की जिंदगी मजे में कट रही है। बोल, तुम दोनों का रिश्ता क्या है? देवर भाभी का रिश्ता ऐसा नहीं होता। सोहन ने तंज कसा। रवि ने गहरी सांस ली। तुम लोगों की सोच गंदी है। मैंने आज तक भाभी को गलत नजर से नहीं देखा, लेकिन तुम लोग नहीं समझोगे। वह साइकिल लेकर आगे बढ़ गया। सोहन ने पीछे से चिल्लाया। अरे, मजे ले रहा है और हमें ज्ञान दे रहा है। इसकी सोच तो बहुत पवित्र है। घर लौटकर रवि ने देखा, सुमन उदास बैठी हैं। भाभी, मैंने खाना बना दिया है, दवाइयां बाहर रख दी हैं। खाना खाकर दवाई ले लीजिए। मैं काम पर जा रहा हूं, जल्दी लौटूंगा। तभी उसने सुमन की आंखों में आंसू देखे। भाभी, आप रो क्यों रही हैं? क्या हुआ? सुमन ने सिसकते हुए कहा। रवि, ये जमाना मुझे जीने नहीं देगा। तुमने देखा ना, लोग हमारे बारे में कितनी गंदी बातें करते हैं। तुमने कभी मुझे गलत नजर से नहीं देखा, फिर भी ये समाज हमें इतनी गंदी नजरों से देखता है। ऐसे इल्जाम सुनकर मैं कैसे जीऊं? भाभी, आपको जीना होगा और इस समाज का सामना करना होगा। ये वही जमाना है जो दूसरों की बहू बेटियों पर उंगली उठाता है, लेकिन अपनी बेटियों की बारी आने पर चुप हो जाता है।
भाभी, मेरी मानिए तो आप दूसरी शादी कर लीजिए या फिर अपने मायके चली जाइए। रवि ने सलाह दी। नहीं रवि, न मैं मायके जाऊंगी न दूसरी शादी करूंगी। मैं उनकी याद में अपनी जिंदगी काट दूंगी, लेकिन कहीं नहीं जाऊंगी। सुमन ने दृढ़ता से कहा। भाभी, ऐसे जीने मरने के ख्याल मन में मत लाइए। दवाई ले लीजिए, मैं काम पर जा रहा हूं। रवि ने कहा और निकल गया। काम पर रवि ने अपने मालिक शर्मा जी से बात की। साहब, मुझे 1 महीने की एडवांस तनख्वाह चाहिए। किस लिए? शर्मा जी ने पूछा। साहब, भाभी की तबीयत कई दिनों से खराब है, दवाइयों के लिए पैसे चाहिए। रवि ने बताया। ठीक है, ले जा। शर्मा जी ने पैसे दिए। रवि ने मन ही मन सोचा, भगवान ने भाभी की जिंदगी में बहुत दुख दिए, लेकिन जब तक मैं हूं उनकी खुशी के लिए हर कोशिश करूंगा। घर लौटकर उसने पुकारा, भाभी, आप कहाँ हैं? लेकिन कोई जवाब नहीं आया। भाभी, भाभी! वह घबराकर इधर उधर देखने लगा। अचानक उसने सुमन को छत की मुंडेर पर खड़े देखा। भाभी, आप पागल हो गई हैं। ये क्या करने जा रही हैं? नीचे उतरिए। रवि ने दौड़कर उनका हाथ पकड़ा। छोड़ो मेरा हाथ। इस विधवा को जीने का कोई हक नहीं। ये समाज मुझे इतने ताने देता है कि मैं घुट घुट कर नहीं जी सकती। सुमन रो पड़ी। भाभी, आप विधवा से पहले एक इंसान हैं। इंसान का जन्म बड़े नसीब से मिलता है और आप इसे खत्म करने जा रही थीं। मेरे होते हुए ऐसा कभी नहीं होगा। आज के बाद ऐसा सोचना भी मत। रवि ने उन्हें नीचे उतारा। तभी सोहन और राजू वहां आ गए। सोहन ने ताना मारा। क्या बात है रवि, हाथ पकड़कर घूम रहा है? तेरा भैया ऊपर से देख रहा होगा और सोच रहा होगा कि मेरा भाई और मेरी बीवी कितने बेशर्म हैं। शर्म नहीं आती तुम्हें? रवि का गुस्सा फूट पड़ा। उसने सुमन की मांग में सिंदूर भर दिया। आज मैंने तुम लोगों और इस समाज का मुंह बंद कर दिया। अब कोई नहीं कहेगा कि हमारा रिश्ता नाजायज है। अब मुझे सफाई देने की जरूरत नहीं। वह सुमन की ओर मुड़ा। भाभी, इस समाज और इन जैसे लोगों का मुंह बंद करने के लिए मुझे ये करना पड़ा। अगर मैं ऐसा न करता तो आप और मैं कब तक इनकी बद्दुआ सुनते। अगर मैं आपकी मांग में सिंदूर न भरता तो ये समाज हमें हमेशा चरित्रहीन समझता। मैं कब तक सफाई देता कि आप गंगा की तरह पवित्र हैं। इसलिए मुझे ये करना सही लगा। मुझे यकीन है आप मेरे इस फैसले को अपने सच्चे दिल से कबूल करेंगी। रवि की बातें सुनकर सुमन कुछ पल के लिए खामोश हो गईं। उनकी आंखों में आंसुओं की धारा थी, लेकिन अब उनमें गुस्सा और दुख के साथ साथ एक अजीब सा संकल्प भी झलक रहा था। रवि ने उनकी मांग में सिंदूर भरकर समाज के तानों का जवाब तो दे दिया था, लेकिन सुमन के मन में अभी भी सवालों का तूफान उठ रहा था। क्या यह कदम सही था? क्या यह समाज अब वाकई चुप हो जाएगा या फिर यह नया रिश्ता और सवाल खड़े करेगा? रवि, सुमन ने धीमी आवाज में कहा, तुमने जो किया वो मेरे लिए, मेरे सम्मान के लिए किया, लेकिन क्या तुम समझते हो कि ये समाज अब हमें चैन से जीने देगा? ये लोग जो आज चुप हैं, कल फिर कोई नई बात निकाल लेंगे। रवि ने गहरी सांस ली और कहा, भाभी, नहीं सुमन, अब तुम मेरी जिम्मेदारी हो। मैंने ये कदम सोच समझकर उठाया है। मैं जानता हूं समाज की बातें कभी खत्म नहीं होंगी, लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि अगर हम डरकर पीछे हट गए तो ये लोग हमें और कुचल देंगे। हमें इनके सामने मजबूत खड़ा होना होगा। सुमन ने नजरें झुकाईं। रवि, तुमने मेरे लिए बहुत कुछ किया, लेकिन मैं अभी भी अपने मन के बोझ से मुक्त नहीं हूं। तुम्हारे भैया की यादें, उनकी बातें, वो कस्में, मैं उन्हें कैसे भूल जाऊं? आपको कुछ भूलने की जरूरत नहीं, रवि ने दृढ़ता से कहा। भैया हमेशा हमारे दिल में रहेंगे, लेकिन उनकी खातिर और आपकी खातिर हमें जीना होगा। ये सिंदूर सिर्फ समाज को जवाब देने के लिए नहीं, बल्कि आपको एक नया सहारा देने के लिए है। अगले दिन सुबह रवि काम पर जाने की तैयारी कर रहा था। सुमन रसोई में थी, लेकिन उनकी हरकतें धीमी थीं, जैसे मन कहीं और भटक रहा हो। रवि ने देखा कि सुमन ने मांग में हल्का सा सिंदूर लगाया था, लेकिन उनका चेहरा अभी भी उदास था। सुमन, मैं काम पर जा रहा हूं। आपने दवाइयां ली ना? रवि ने पूछा। हाँ, ले ली, सुमन ने संक्षिप्त जवाब दिया। ठीक है, मैं जल्दी लौटूंगा। और हाँ, अगर कोई कुछ कहे तो मुझे बताइएगा, मैं सब संभाल लूंगा। रवि ने हल्की मुस्कान के साथ कहा और निकल गया, लेकिन गांव में बातें फैलने में देर नहीं लगती थीं। रवि के जाते ही गांव की कुछ औरतें सुमन के घर के पास जमा हो गईं।
देखो तो कितनी जल्दी मांग में सिंदूर भर लिया, एक औरत ने तंज कसा। अरे, अभी 6 महीने भी नहीं हुए पति के गए और ये नया रिश्ता जोड़ लिया। दूसरी औरत ने हंसते हुए कहा, अरे, रवि तो पहले दिन से ही भाभी के आसपास मंडराता था। अब मौका मिल गया तो दोनों ने मिलकर ये नाटक रच लिया। सुमन ने ये बातें सुनी और उनके दिल में एक बार फिर दर्द उठा। उन्होंने दरवाजा बंद कर लिया और भीतर जाकर बैठ गईं। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। क्या मैंने गलत किया भगवान? क्या मैं सचमुच इतनी अभागी हूं कि ये समाज मुझे कभी चैन नहीं लेने देगा? उधर रवि काम पर था। वहां भी गांव के कुछ लोग उससे मजाक करने लगे। अरे रवि भाई, बधाई हो, अब तो तू भी घर का मालिक बन गया, भाभी को बीवी बना लिया। हाँ, रवि ने गुस्से पर काबू रखते हुए कहा, मेरी और सुमन की जिंदगी में जो हुआ वो तुम लोगों की गंदी सोच से बचने के लिए हुआ, लेकिन तुम लोग तो बस कीचड़ उछालना जानते हो। अरे भाई, गुस्सा क्यों होता है? हम तो बस मजे ले रहे हैं, एक आदमी ने हंसते हुए कहा। रवि ने जवाब नहीं दिया और काम में लग गया, लेकिन उसके मन में भी सवाल उठ रहे थे। क्या उसका फैसला सही था? क्या वह सुमन को समाज की इन बातों से बचा पाएगा? शाम को जब रवि घर लौटा तो उसने देखा कि सुमन छत पर अकेली बैठी थीं, आंखें लाल और चेहरा उदास। सुमन, आप फिर उदास हैं, क्या हुआ? सुमन ने धीरे से कहा, रवि, आज गांव की औरतें यहां आई थीं। वो कह रही थीं कि मैंने बहुत गंदी बातें कहीं। मैं थक गई हूं रवि, मैं इन बातों को और नहीं सह सकती। रवि ने उनके कंधे पर हाथ रखा। सुमन, मैंने कहा था ना, मैं सब संभाल लूंगा, आप इन बातों को दिल से लगाना छोड़ दीजिए। लेकिन रवि, ये बातें मेरे दिल को चीर देती हैं। मैं तुम्हारे भैया की याद में जीना चाहती थी, लेकिन अब ये समाज मुझे वो भी नहीं करने दे रहा। रवि ने गहरी सांस ली। सुमन, अगर आप चाहें तो हम इस गांव को छोड़कर कहीं और चले जाएं, शहर में, जहां कोई हमें नहीं जानता। वहां हम नई शुरुआत कर सकते हैं। सुमन ने चौंक कर रवि की ओर देखा। शहर? लेकिन तुम्हारा काम, तुम्हारा यहाँ का जीवन, तुम सब छोड़ दोगे? आपके लिए? हाँ, मैं नहीं चाहता कि आप हर दिन इन तानों को सहें, रवि ने दृढ़ता से कहा। सुमन कुछ पल सोच में डूब गईं। क्या शहर में जाना वाकई उनके दुखों का अंत होगा, या फिर वहां भी समाज की नजरें उन्हें घूरेंगी? तभी गांव का एक बुजुर्ग, रामू काका, उनके घर आया। रवि, सुमन बेटी, मैंने सुना जो तुम दोनों के साथ हो रहा है। मैं ये कहने आया हूं कि तुम दोनों ने जो किया वो गलत नहीं था, लेकिन गांव के लोग जल्दी नहीं बदलेंगे। अगर तुम्हें लगता है कि शहर में तुम्हें सुकून मिलेगा तो चले जाओ, लेकिन याद रखो, जहां भी जाओ अपने दिल की सुनना। समाज की बातें तो चलती रहेंगी। रवि और सुमन ने एक दूसरे की ओर देखा। रामू काका की बातों ने उनके मन में एक नई उम्मीद जगाई, लेकिन साथ ही एक नया सवाल भी खड़ा किया। क्या वे सचमुच इस गांव को छोड़कर एक नई जिंदगी शुरू कर पाएंगे? रवि और सुमन रामू काका की बातों को सुनकर कुछ देर तक खामोश रहे। शहर जाने का विचार उनके मन में एक नई उम्मीद तो लेकर आया था, लेकिन साथ ही कई अनजाने डर भी। क्या शहर की भीड़ में वे सचमुच सुकून पा सकेंगे, या फिर वहां भी समाज की नजरें उन्हें तलाश लेंगी? सुमन ने गहरी सांस लेते हुए कहा, रवि, शहर जाने से पहले हमें कुछ और सोचना होगा। मैं नहीं चाहती कि तुम मेरी वजह से अपना सब कुछ छोड़ दो। ये गांव, ये घर, ये तुम्हारे भैया की निशानी है। सुमन, ये घर भैया की निशानी हो सकता है, लेकिन आप मेरे लिए उससे भी ज्यादा कीमती हैं। मैं नहीं देख सकता कि आप हर दिन इन तानों को सहें, रवि ने दृढ़ता से कहा। तभी दरवाजे पर एक जोरदार दस्तक हुई। रवि ने चौंक कर दरवाजा खोला। बाहर खड़ी थी माया, सुमन की बचपन की सहेली, जो अब शहर में रहती थी और लंबे समय बाद गांव आई थी। माया का चेहरा गुस्से और चिंता से भरा था। सुमन, रवि, ये क्या सुन रही हूं मैं गांव में? माया ने अंदर आते ही कहा। लोग तुम दोनों के बारे में इतनी गंदी बातें कर रहे हैं। सुमन, तूने मुझसे ये सब क्यों छुपाया? और रवि, तूने ये क्या कर दिया? मांग में सिंदूर भरकर तूने सोचा कि समाज चुप हो जाएगा? ये लोग तो अब और उंगलियां उठाएंगे। सुमन की आंखें फिर नम हो गईं। माया, तू नहीं समझेगी, मैं इन तानों से थक गई थी। रवि ने मेरे सम्मान के लिए ये कदम उठाया। माया ने सुमन का हाथ पकड़ा। सुमन, मैं समझती हूं, लेकिन ये गांव तुम्हें चैन से नहीं जीने देगा। मेरे साथ शहर चल,
मेरे पास एक छोटा सा घर है, तू वहां मेरे साथ रह सकती है। मैं एक एनजीओ चलाती हूँ जो औरतों को नई शुरुआत करने में मदद करता है। तू वहां काम कर सकती है, अपनी जिंदगी को नया मकसद दे सकती है। रवि ने माया की ओर देखा। माया दी, आपकी बात सही है, लेकिन सुमन अकेले शहर जाए, ये मुझे मंजूर नहीं। मैं उनके साथ हूं और रहूंगा। माया ने मुस्कुराते हुए कहा, रवि, मैं तुम्हें गलत नहीं समझ रही। तुमने सुमन के लिए बहुत कुछ किया, लेकिन तुम दोनों को अब सोच समझकर फैसला लेना होगा। शहर में मेरे एनजीओ में तुम दोनों के लिए काम है। रवि, तुम्हें वहां मजदूरी से बेहतर नौकरी मिल सकती है, और सुमन, तू अपने दुखों को भूलकर दूसरों की मदद कर सकती है। माया की बातों ने रवि और सुमन के मन में एक नई किरण जगाई, लेकिन तभी गांव के कुछ लोग उनके घर के बाहर जमा हो गए। सोहन और राजू भी वहां थे, और उनके साथ गांव का एक प्रभावशाली व्यक्ति ठाकुर साहब भी था। रवि, सुमन, बाहर आओ! ठाकुर साहब की आवाज गूंजी। रवि और सुमन बाहर आए। ठाकुर साहब ने गंभीर स्वर में कहा, ये क्या तमाशा कर रखा है तुम दोनों ने? गांव का नाम खराब कर रहे हो। रवि, तूने सुमन की मांग में सिंदूर भरकर क्या साबित करना चाहा? ये रिश्ता गांव की मर्यादा के खिलाफ है। रवि ने गुस्से से जवाब दिया, ठाकुर साहब, मैंने सुमन का सम्मान बचाने के लिए ये किया। आप लोग रोज हमें ताने मारते थे, अब जब मैंने उन्हें अपना लिया तो ये भी आपको गलत लग रहा है। ठाकुर साहब ने तीखे स्वर में कहा, ये गांव तुम्हारे इस नाटक को नहीं स्वीकारेगा। तुम दोनों को यहां से जाना होगा, वरना पंचायत बुलाकर फैसला लिया जाएगा। माया ने बीच में बोलते हुए कहा, ठाकुर साहब, आप पंचायत की धमकी दे रहे हैं, लेकिन क्या आपने कभी अपने गांव के उन लोगों को रोका जो सुमन पर गंदे इल्जाम लगाते थे? अगर ये दोनों यहां से चले गए तो क्या आपकी मर्यादा बच जाएगी? असली मर्यादा तो तब बचेगी जब आप लोग अपनी सोच बदलेंगे। ठाकुर साहब के चेहरे पर गुस्सा तैर गया, लेकिन माया की बातों में दम था। गांव के कुछ लोग चुपचाप खड़े थे, शायद माया की बात उनके दिल को छू गई थी। उसी रात रवि और सुमन ने माया के साथ बैठकर बात की। माया ने उन्हें अपने शहर नीलपुर के बारे में बताया। नीलपुर में मेरा एनजीओ औरतों को सिलाई, बुनाई और छोटे मोटे काम सिखाता है। सुमन, तू वहां बच्चों को पढ़ा सकती है। और रवि, मेरे एक दोस्त की फैक्ट्री में ड्राइवर की नौकरी खाली है। तुम दोनों मिलकर एक नई जिंदगी शुरू कर सकते हो। सुमन ने हिचकिचाते हुए कहा, माया, लेकिन अगर वहां भी लोग हमारी बातें करने लगे तो? माया ने मुस्कुराकर कहा, सुमन, शहर में लोग इतने व्यस्त हैं कि उन्हें दूसरों की जिंदगी से मतलब नहीं होता। और अगर कोई कुछ कहे भी तो मैं हूं ना, मैं तुम दोनों को अकेले नहीं छोड़ूंगी। रवि ने सुमन की ओर देखा। सुमन, माया दी सही कह रही हैं, हमें एक मौका लेना चाहिए। अगर हम यहां रुके तो ये लोग हमें जीने नहीं देंगे। सुमन ने कुछ देर सोचा, फिर धीरे से सिर हिलाया। ठीक है रवि, लेकिन मैं चाहती हूं कि हम भैया की यादों को साथ ले जाएं। मैं उनके बिना अधूरी हूं। हम भैया को कभी नहीं भूलेंगे, रवि ने वादा किया। अगले दिन जब रवि और सुमन शहर जाने की तैयारी कर रहे थे, माया को एक फोन आया। उसका चेहरा गंभीर हो गया। फोन रखते ही उसने कहा, सुमन, रवि, एक बुरी खबर है। मेरे एनजीओ में कुछ दिक्कतें आ गई हैं। कुछ लोग वहां हमारी जमीन पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर मैं वहां जल्दी न पहुंची तो हमारा सारा काम चौपट हो सकता है। क्या? रवि ने चौंक कर पूछा। कौन लोग हैं ये? माया ने बताया, नीलपुर में एक बद्धा बिल्डर है, रघुवर सिंह। वो हमारी जमीन पर मॉल बनाना चाहता है। उसने कुछ गुंडों को भेजा है जो हमारे स्टाफ को धमका रहे हैं। मुझे तुरंत जाना होगा। सुमन ने चिंतित स्वर में कहा, माया, तू अकेले कैसे लड़ेगी? हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे। माया ने मना किया। नहीं सुमन, ये खतरनाक हो सकता है। तुम दोनों अभी गांव में रुको, मैं वहां जाकर हालात देखती हूं। लेकिन रवि ने दृढ़ता से कहा, माया दी, आपने हमारे लिए इतना सोचा, अब हम आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। अगर नीलपुर में मुसीबत है तो हम भी आपके साथ जाएंगे। सुमन की सेहत अब ठीक है और मैं किसी गुंडे से नहीं डरता। सुमन ने भी हामी भरी। हाँ माया, हमने यहाँ काफी कुछ सहा है। अब अगर नई जिंदगी शुरू करनी है तो डर को पीछे छोड़ना होगा। माया ने उनकी हिम्मत देखकर मुस्कुराया। ठीक है, तुम दोनों मेरे साथ चलो, लेकिन तैयार रहना, नीलपुर में एक नई जंग हमारा इंतजार कर रही है।
रवि, सुमन और माया ने अगले दिन सुबह सुबह नीलपुर के लिए बस पकड़ ली। गांव की उन तंग गलियों और तानों को पीछे छोड़ते हुए तीनों के मन में एक नई उम्मीद थी, लेकिन साथ ही अनजाने भविष्य का डर भी। बस की खिड़की से बाहर देखते हुए सुमन खामोश थी। उनके मन में बार बार अपने पति की यादें आ रही थीं, लेकिन अब वह अपने दुखों को पीछे छोड़कर एक नई शुरुआत करने का संकल्प ले चुकी थीं। रवि ने सुमन की ओर देखा और धीरे से कहा, सुमन, आप ठीक है ना? अगर कुछ मन में हो तो बताइए। सुमन ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, हाँ रवि, मैं ठीक हूं। बस थोड़ा डर लग रहा है। नीलपुर में सब कुछ नया होगा, पता नहीं लोग हमें कैसे देखेंगे। माया ने बीच में बोलते हुए कहा, सुमन, तुम चिंता मत करो। नीलपुर गांव की तरह नहीं है। वहां लोग अपनी जिंदगी में इतने व्यस्त हैं कि उन्हें दूसरों से फर्क नहीं पड़ता। और मेरे एनजीओ में तुम्हें ऐसे लोग मिलेंगे जो तुम्हारी तरह ही नई शुरुआत कर रहे हैं। बस नीलपुर के बस स्टैंड पर रुकी। तीनों उतरे और माया के छोटे से ऑफिस की ओर चल पड़े। ऑफिस एक पुरानी लेकिन साफ सुथरी इमारत में था, जिसके बाहर उम्मीद नाम का बोर्ड लगा था। लेकिन जैसे ही वे अंदर पहुंचे, वहां का माहौल देखकर माया का चेहरा गंभीर हो गया। कुछ कर्मचारी चिंतित दिख रहे थे और ऑफिस के बाहर 2-3 लोग तंबाकू चबाते हुए खड़े थे, जो देखने में गुंडों जैसे लग रहे थे। ये क्या हो रहा है? माया ने अपने कर्मचारी रीता से पूछा। रीता ने घबराते हुए बताया, माया दी, आप तो जानती हैं कि रघुवर सिंह की नजर हमारी इस जमीन पर है। आज सुबह उसके आदमी फिर आए थे। उन्होंने धमकी दी कि अगर हमने ये जगह खाली नहीं की तो वे ऑफिस तोड़ देंगे। रवि ने गुस्से से पूछा, कौन है ये रघुवर सिंह और उसकी हिम्मत कैसे हुई यहाँ गुंडागर्दी करने की? माया ने रवि को शांत करते हुए कहा, रवि, रघुवर सिंह नीलपुर का सबसे बड़ा बिल्डर है। उसके पास पैसा, ताकत और राजनीतिक रसूख है। हमारा एनजीओ उसकी आंखों में चुभ रहा है क्योंकि ये जमीन शहर के बीचों बीच है। वो यहाँ मॉल बनाना चाहता है। सुमन ने चिंतित स्वर में कहा, माया, ये तो बहुत खतरनाक लगता है। क्या हम पुलिस में शिकायत नहीं कर सकते? माया ने निराशा से सिर हिलाया। सुमन, पुलिस रघुवर सिंह के पैसे के आगे झुकती है। हमने पहले भी कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। अब हमें खुद ही इसका रास्ता निकालना होगा। उसी शाम माया ने अपने एनजीओ के सभी कर्मचारियों और कुछ स्थानीय महिलाओं को बुलाया, जो वहां प्रशिक्षण ले रही थीं। बैठक में रवि और सुमन भी शामिल हुए। माया ने सबको स्थिति समझाई और कहा, हमें एकजुट होकर रघुवर सिंह का मुकाबला करना होगा। ये सिर्फ हमारी जमीन की लड़ाई नहीं है, बल्कि उन सैकड़ों औरतों की उम्मीद की लड़ाई है, जो यहाँ आकर अपनी जिंदगी को नया मकसद दे रही हैं। सुमन, जो अब तक खामोश थी, अचानक बोली, माया, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैंने गांव में बहुत कुछ सहा है। अब मैं और नहीं डरना चाहती। अगर ये लोग हमारी उम्मीद छीनना चाहते हैं, तो हमें उनकी ताकत से ज्यादा अपने हौसले से लड़ना होगा। सुमन की बात सुनकर सबके चेहरों पर एक नई ऊर्जा दिखी। रवि ने भी कहा, माया दी, मैं भी हर कदम पर आपके साथ हूँ। मैंने गांव में देखा है कि ताकतवर लोग कमजोरों को कुचलना चाहते हैं, लेकिन अगर हम डटकर मुकाबला करें तो जीत हमारी होगी। बैठक खत्म होने के बाद रवि को माया के दोस्त अजय से मिलने का मौका मिला। अजय वही था जिसकी फैक्ट्री में रवि के लिए ड्राइवर की नौकरी थी। अजय ने रवि को बताया, रवि, मेरी फैक्ट्री में काम तो है, लेकिन रघुवर सिंह ने मुझे भी धमकी दी है। उसने कहा कि अगर मैंने माया के एनजीओ का साथ दिया तो वो मेरी फैक्ट्री बंद करवा देगा। रवि ने गुस्से से कहा, अजय भाई, ये रघुवर सिंह कौन होता है दूसरों की जिंदगी बर्बाद करने वाला? आप डरिए मत, हम सब मिलकर उसका मुकाबला करेंगे। अगली सुबह जब माया, रवि और सुमन ऑफिस पहुंचे तो उन्हें एक चौंकाने वाली खबर मिली। रीता ने बताया कि रात में किसी ने ऑफिस के बाहर रखे कुछ सामान में आग लगा दी थी। सौभाग्य से आग ज्यादा नहीं फैली, लेकिन ये साफ था कि ये रघुवर सिंह के गुंडों का काम था। लेकिन इससे भी ज्यादा हैरान करने वाली बात ये थी कि ऑफिस की दीवार पर एक चिट्ठी चिपकी थी, जिसमें लिखा था, माया, ये सिर्फ शुरुआत है। अगर तुमने जमीन नहीं छोड़ी तो अगली बार तुम्हारा एनजीओ ही जल जाएगा। लेकिन अगर तुम मेरे साथ समझौता कर लो तो मैं तुम्हें इस शहर में एक नई जगह और पैसे दूंगा।
सोच लो। रघुवर सिंह। माया ने चिट्ठी पढ़कर गुस्से से उसे फाड़ दिया। ये आदमी सोचता है कि वो मुझे खरीद सकता है? कभी नहीं। लेकिन सुमन ने कुछ सोचते हुए कहा, माया, रवि, मुझे लगता है कि हमें रघुवर सिंह से मिलना चाहिए। रवि और माया ने चौंक कर सुमन की ओर देखा। क्या? सुमन, तू क्या कह रही है? माया ने पूछा। सुमन ने शांत लेकिन दृढ़ स्वर में कहा, माया, मैं ये नहीं कह रही कि हमें उसकी बात मान लेनी चाहिए, लेकिन हमें उसका इरादा समझना होगा। वो इतना ताकतवर है, तो हमें उसकी कमजोरी ढूंढनी होगी। अगर हम उससे मिले तो शायद हमें कोई रास्ता मिल जाए। रवि ने सुमन की बात का समर्थन किया। सुमन सही कह रही हैं, हमें दुश्मन को समझना होगा। माया दी, आप रघुवर सिंह से मिलने का समय मांगिए, हम सब साथ जाएंगे। माया ने हिचकिचाते हुए कहा, ठीक है, लेकिन ये बहुत जोखिम भरा है। रघुवर सिंह धोखेबाज है, हमें बहुत सावधान रहना होगा। उसी दिन माया ने रघुवर सिंह के ऑफिस में फोन किया और मिलने का समय मांगा। रघुवर सिंह ने हंसते हुए कहा, माया, आखिरकार तुम्हें अक्ल आ ही गई। ठीक है, कल सुबह मेरे ऑफिस आ जाओ, लेकिन अकेले आना। माया ने जवाब दिया, मैं अकेले नहीं आऊंगी, मेरे साथ मेरे 2 साथी होंगे। अगर आप सचमुच समझौता चाहते हैं तो इससे आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। रघुवर सिंह ने ठहाका लगाया। ठीक है माया, अपने साथी लाओ, देखता हूं तुम लोग क्या कर सकते हो। अब रवि, सुमन और माया के सामने एक बड़ा जोखिम था। रघुवर सिंह जैसे ताकतवर आदमी से मिलना आसान नहीं था। क्या वे उसकी चालों को समझ पाएंगे, या फिर ये मुलाकात उनकी मुसीबतों को और बढ़ा देगी? रवि, सुमन और माया रघुवर सिंह से मिलने के लिए तैयार थे। नीलपुर के व्यस्त शहर में रघुवर सिंह का ऑफिस एक चमचमाती इमारत में था, जो उसकी ताकत और रसूख का प्रतीक थी। तीनों ने एक दूसरे को देखा, जैसे बिना कुछ कहे एक दूसरे को हौसला दे रहे हों। माया ने गहरी सांस ली और कहा, याद रखो, हमें शांत रहना है। रघुवर सिंह हमें उकसाने की कोशिश करेगा, लेकिन हमें उसकी चाल में नहीं फंसना। सुमन ने सिर हिलाया। माया, मैं डरूंगी नहीं, मैंने गांव में बहुत कुछ सहा है, अब मैं पीछे नहीं हटूंगी। रवि ने मुस्कुराकर कहा, सुमन, तुम्हारी हिम्मत देखकर मुझे यकीन है कि हम जीतेंगे। चलो माया दी, अंदर चलते हैं। रघुवर सिंह के ऑफिस में प्रवेश करते ही तीनों को उसकी ठाठ बाट का एहसास हुआ। रघुवर सिंह एक भारी भरकम कुर्सी पर बैठा था। उसके चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान थी। तो माया, आखिरकार तुम मेरे पास आ ही गईं। और ये कौन है? तुम्हारे नए सिपाही। उसने हंसते हुए रवि और सुमन की ओर देखा। माया ने शांत स्वर में जवाब दिया, रघुवर जी, ये मेरे दोस्त हैं, रवि और सुमन। हम यहाँ आपसे समझौते की बात करने आए हैं, लेकिन ये समझौता हमारी शर्तों पर होगा। रघुवर सिंह ने ठाका लगाया। शर्तें? माया, तुम्हें लगता है कि तुम मुझसे शर्तें रख सकती हो? ये जमीन मेरी है और मैं उसे किसी भी कीमत पर लूंगा। तुम्हें पैसे चाहिए? बोलो, कितने चाहिए? सुमन ने पहली बार बोलते हुए कहा। रघुवर जी, पैसा सब कुछ नहीं खरीद सकता। वो जमीन सिर्फ मिट्टी और पत्थर नहीं है, वो उन औरतों की उम्मीद है जो वहां अपनी जिंदगी को नया मकसद दे रही हैं। आपने रात में हमारे ऑफिस में आग लगवाई, क्या आपको लगता है कि डराकर आप हमें हरा देंगे? रघुवर सिंह का चेहरा सख्त हो गया। तुम कौन हो जो मुझसे इस तरह बात कर रही हो? तुम्हें पता है मैं कौन हूं? रवि ने बीच में बोलते हुए कहा। हमें अच्छे से पता है आप कौन हैं, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि ताकत सिर्फ पैसे और गुंडों से नहीं आती। अगर आपने फिर से हमारे एनजीओ को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो हम चुप नहीं बैठेंगे। रघुवर सिंह ने तंज कसते हुए कहा, अच्छा, तो तुम लोग क्या कर लोगे? पुलिस? वो मेरी जेब में है। मीडिया? वो भी मेरे इशारे पर नाचता है। माया ने शांत लेकिन आत्मविश्वास भरे स्वर में कहा, रघुवर जी, आप गलत समझ रहे हैं। हम न पुलिस के भरोसे हैं न मीडिया के। हमारे पास उन औरतों की ताकत है जो आपके डर से नहीं डरती। और हाँ, आपके एक पुराने दोस्त अजय ने हमें कुछ सबूत दिए हैं, आपके गैरकानूनी कामों के सबूत। अगर ये सबूत बाहर आए तो आपका मॉल तो क्या, आपका पूरा बिजनेस खतरे में पड़ सकता है। रघुवर सिंह के चेहरे का रंग उड़ गया। अजय? उसने मेरे खिलाफ सबूत दिए? ये झूठ है। माया ने अपनी जेब से एक पेन ड्राइव निकाली। इसमें आपके कुछ गैरकानूनी सौदों के दस्तावेज हैं।
अजय ने हमें ये दिए, अब फैसला आपके हाथ में है। या तो आप हमारे एनजीओ को चैन से चलने दें या फिर ये सबूत मीडिया और कोर्ट तक पहुंच जाएंगे। रघुवर सिंह कुछ पल के लिए खामोश रहा, फिर उसने गुस्से में मेज पर मुक्का मारा। ठीक है माया, तुम जीत गई, लेकिन ये याद रखो, मैं तुम्हें आसानी से नहीं छोड़ूंगा। माया ने जवाब दिया, हमें आपकी धमकी से कोई फर्क नहीं पड़ता, हम अपनी जंग लड़ना जानते हैं। तीनों वहां से निकल आए। ऑफिस के बाहर आकर सुमन ने राहत की सांस ली। माया, क्या वो सचमुच मान जाएगा? माया ने मुस्कुराकर कहा, रघुवर सिन्हा डर गया है, लेकिन वो चालाक है। हमें सावधान रहना होगा। लेकिन आज तुम दोनों ने जो हिम्मत दिखाई, उसने मुझे यकीन दिला दिया कि हम जीतेंगे। अगले कुछ हफ्तों में माया का एनजीओ फिर से शुरू हुआ। सुमन ने वहां बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। उनकी उदासी धीरे धीरे कम हो रही थी और बच्चों के बीच काम करने से उन्हें एक नया मकसद मिला। रवि ने अजय की फैक्ट्री में ड्राइवर की नौकरी शुरू की और साथ ही एनजीओ की सुरक्षा के लिए वहां के स्थानीय युवाओं को एकजुट करने में मदद की। रघुवर सिंह ने कुछ समय के लिए अपनी हरकतें बंद कर दीं, लेकिन माया, रवि और सुमन जानते थे कि वो कभी भी वापस आ सकता है। फिर भी उन्होंने फैसला किया कि वे डर के साए में नहीं जिएंगे। एक दिन सुमन ने रवि से कहा, रवि, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं फिर से हंस पाऊंगी। तुमने और माया ने मुझे नई जिंदगी दी। मैं अब भी अपने पति को याद करती हूँ, लेकिन अब मैं उनकी यादों को दुख की जगह प्यार से संजोती हूँ। रवि ने मुस्कुराकर कहा, सुमन, भैया चाहते थे कि आप खुश रहें, और मैं वादा करता हूँ मैं हमेशा आपके साथ हूँ, चाहे कुछ भी हो। माया ने पास आकर कहा, दोनों अब बस ड्रामे बंद करो, हमारे पास अभी बहुत काम है। ये एनजीओ अब सिर्फ हमारा नहीं, बल्कि उन सैकड़ों औरतों का सहारा है जो यहां आकर अपनी जिंदगी को नया रंग दे रही हैं। कुछ महीनों बाद माया का एनजीओ नीलपुर में एक मिसाल बन चुका था। सुमन अब बच्चों को पढ़ाने के साथ साथ औरतों को सिलाई सिखाने में भी मदद कर रही थी। रवि ने न सिर्फ अपनी नौकरी में तरक्की की, बल्कि उसने स्थानीय युवाओं के साथ मिलकर एक छोटा सा समूह बनाया जो एनजीओ की सुरक्षा और गांव की औरतों को शहर में लाने में मदद करता था। रघुवर सिंह ने फिर कभी एनजीओ को परेशान करने की कोशिश नहीं की। शायद वो माया के सबूतों से डर गया था, या शायद उसे एहसास हो गया था कि सच्चाई और हिम्मत के सामने उसकी ताकत कुछ नहीं। एक शाम सुमन, रवि और माया एनजीओ के छोटे से बगीचे में बैठे थे। सुमन ने आसमान की ओर देखते हुए कहा, मुझे लगता है तुम्हारे भैया अब खुश हैं। वो जहां भी हैं हमें देखकर मुस्कुरा रहे होंगे। रवि ने सिर हिलाया, हाँ सुमन, और हमने जो किया वो उनके लिए, हमारे लिए और उन सब के लिए था जो हम पर भरोसा करते हैं। माया ने हंसते हुए कहा, अब बस दोनों, चलो कल के लिए एक नया प्लान बनाते हैं। हमें इस एनजीओ को और बड़ा करना है। तीनों हंस पड़े। आसमान में चांद चमक रहा था और उनके दिलों में एक नई उम्मीद। जिंदगी ने उन्हें कई इम्तिहान दिए, लेकिन उन्होंने हर इम्तिहान को पार कर लिया।